हेलो स्टूडेंट, दिस इज नेहा दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल टू विद्या हट। स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का 7th क्लास का चैप्टर 3। दिल्ली दिल्ली जो सल्तनत है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो सेंचुरी इन बिटवीन यहाँ पे जो कवर अप हुई है वो हुई है 12th टू 15th सेंचुरी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का 7th क्लास का 3rd चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा, है ना। इसका जो रिलेशन है वो हमारे ये बोला गया है कि जब हमारे इंडिया के काफी बड़े हिस्से पर चौहान और तोमर्स का राज था। यहाँ पे देखिए, आपको समझ आएगा। चौहान दिल्ली जो थी वो फर्स्टली अगर हम देखें तो जो कैपिटल रही है वो स्टार्टिंग से ही बहुत मुख्य प्रमुख केंद्र रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है। ठीक है, तो जो दिल्ली है बिकम अ कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर और राजपूत। तोमर और राजपूत दोनों ही, मतलब राजपूत जैसे अगर हम बात करें, देखो, राजपूत पूरी की पूरी डायनेस्टी थी, तोमर भी डायनेस्टी थी। ठीक है, डायनेस्टी का मतलब पूरा का पूरा वंश था, एक शासक के नाम से नहीं जाने जाते ये लोग, है ना। इनके कुछ 4-5 भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे वंश हैं और फिर उन वंश के अंदर क्या है, राजा है ना। जो मुगल, जैसे मुगल के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मुगल्स ये थे, है ना। मुगल जो पीरियड था वो यहाँ से यहाँ तक था, तो हम ये कहते हैं ना कि मुगल्स में भी बहुत सारे बादशाह हुआ करते थे, है ना। मुगल शासक हुआ करते थे, तो उसी तरह ये सब भी राजा या शासक हम इनको कह सकते हैं क्योंकि रूल कर रहे थे, ठीक है, अपनी अपनी टेरिटरी पर, जो हमारी इंडियन टेरिटरी उस पर। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, आल्सो रिफर्ड एज द चहमानस। ठीक है, ये ये वर्ड जो थे वो ही चौहान्स के नाम से जाने गए, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे दोनों वर्ड्स को इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे आप सबने नाम सुना होगा बच्चा लोग, पृथ्वीराज चौहान, तो वो इसी वंश के थे वो। ठीक है, आगे देखिए, ऑल्सो रेफर्ड एज टू ऑफ अजमेर। कह रहे अजमेर के जो चौहान्स थे, अगर हम इस सेंचुरी की बात करें 12th सेंचुरी की, तो अगर हम देखो, मैंने आपको डेट निकालना सिखाया है ना, सिखाया है ना, याद करिए। जो मैंने बोला था कि 1101 से लेकर 1200 तक की अगर बात हो रही है तो वो 12वीं सेंचुरी यानी 12वीं सदी की बात हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी सेंचुरी, हाँ ये भी 12th सेंचुरी कह रहे हैं। अगर हम इसी इसी तरीके से 13वीं सेंचुरी को देखें तो 1200 से लेकर 1300 के बीच का जो पीरियड होगा वो 13वीं सेंचुरी कहलाए। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगेन इसको डिस्कस करते हैं। तो जब युद्ध हुआ था इनका तो वो एक तरह से हुवर डिफीटेड, वो हार गए थे और ये लोग जो थे वो जीत गए थे। इट वाज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। कह रहे जब इनका राज चल रहा था, जब ये हारे नहीं थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि जो एक टेरिटरी है वो आज जिस पर कोई भी अगर राजा है, शासक है, कोई भी है, अगर उस टेरिटरी पर आज शासक है वो, तो हो सकता है उससे पहले वाली टाइमिंग पर, उससे पहले वाले पीरियड में कोई और उस पर शासक रहा हो, है ना। तो हम जब कंपेयर करते हैं किसी भी टेरिटरी को तो दोनों ही शासक को कंपेयर भी करते हैं कि भाई इस वाले शासक के टाइम पीरियड में जो टेरिटरी थी वो इस प्रकार से थी और इस वाले शासक के राज्य में टाइम पीरियड में जो टेरिटरी थी वो इस तरीके की थी। ठीक है, तो वही कंपेयर इन्होंने किया है। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो थे वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉमर्शियल क्या बन गया था, वो सेंटर बन गया था। कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक, जहां पे हर तरीके के काम हो, मतलब कि आप खाना बनाना भी कहीं पे हो रहा हो, कहीं पर कोई कंपनी भी हो, कहीं पे कपड़े भी बन रहे हो, हर तरीके का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा हो, कॉमर्शियल। ठीक है, हर तरीके की लिखा पढ़ी हो रही हो कि भाई ये काम भी अच्छे से हो रहा है, वो काम भी, तो उसको वाणिज्यिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैनी रिच जैनास मर्चेंट। देखो ऑब्वियस है कि जब भाई अच्छा खासा चीजें चल रही थी, वाणिज्यिक सेंटर था वो, तो फिर मर्चेंट भी बहुत सारे होंगे, व्यापारी भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे, है ना। तो जैन जैन धर्म से बिलोंग करने वाले बहुत सारे मर्चेंट भी थे वहां पे। कह रहे लिव्ड इन द सिटी, उस सिटी में रहते थे, एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, कॉइन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने यहाँ पे, देखते हैं। देखो कह रहे हैं बहुत सारे जैना मर्चेंट्स थे एंड
कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो वहां पे क्या बहुत सारे टेम्पल्स कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारे कॉइन्स को चलाया था और जिन कॉइन्स को कहा जाता था दिल्ली वाल, ठीक है, उन कॉइन्स का नाम क्या रखा इन्होंने, दिल्ली वाल, दिल्ली वाल बोलते थे उन कॉइन्स को। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन था ये सिक्कों का, व्यापार का, किसी भी चीज का मान लो बहुत अच्छे लेवल पर काम चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये बोला है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, देखो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज बिगिनिंग 13th सेंचुरी। देखो हमारा जो चैप्टर है वो ये कहता है, हमारा जो चैप्टर है वो हमें ये पढ़ने के लिए बता रहा है कि भाई इस सेंचुरी से लेकर, है ना, इस सेंचुरी तक क्या हुआ, इसके बीच की मुझे बातें इस चैप्टर में जाननी है, ठीक है। देखो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने लिखा है कि जो हमारा ये देखिए 12th से लेके 15th सेंचुरी बीच का हमें जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की जो बिगिनिंग हुई 13th सेंचुरी में, वो किस तरीके से उन्होंने बिगिनिंग की, है ना, किस तरीके से ओवर पूरा रूल किया, एंड किस तरीके से वो सब कॉन्टिनेंट था वो उसकी एक तरह से उसमें जो पहले इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से ही जाने जाता था ना इंडिया जो है, तो वो कह रहे हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, कैसे उन्होंने बेस बनाया उस चीज का, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बिगिनिंग हुई ये बात कर रहे हैं। देखो तो अगर हम बात करें कि दिल्ली के रूलर्स की, तो हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें 5-6 शासक हैं, 5-6 डायनेस्टीज हैं, शासक नहीं कहेंगे डायनेस्टीज है, डायनेस्टीज का मतलब पूरा का पूरा वंश है, ठीक है। जैसे देखो राजपूत, है ना, अभी हमने स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही बात की थी, जो राजपूत डायनेस्टी थी वो भी दिल्ली के बहुत बड़े एरिया पर कवर कर रही थी, है ना। फिर उसके बाद टर्किश रूलर आए, है ना, अगर राजपूत की हम बात करें तो भाई बहुत सारे शासक यहाँ पे हो सकते हैं राजपूत में, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह भी राजपूत डायनेस्टी के ही शासक माने जाएंगे। एंड टर्किश रूलर्स में हम लोग किस किस का नाम ले सकते हैं, हम लोग टर्किश रूलर में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका नाम ले सकते हैं, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी में सब लोगों ने मूवी देखी है पद्मावत, है ना, उसमें है ना अलाउद्दीन खिलजी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये सब जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के लोग थे, ठीक है। फिर उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के लोग थे, है ना। फिर सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में शायद आपने नहीं नाम सुना हुआ, खिज्र खां करके एक नाम था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं किसके, सैयद डायनेस्टी के। ऐसा नहीं कि केवल खिज्र खां ही थे, और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने याद दिलाया। जैसे हमने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को ही क्यों बोला, बहुत सारे शासक थे, है ना, तो अलाउद्दीन क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस हो गया था पद्मावत ग्रंथ की वजह से भी, क्योंकि पद्मावत जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, उसकी वजह से बहुत सारी रानियों ने क्या कर लिया था, जौहर की प्रथा अपनाई थी। जौहर का मतलब अपने आप को आग में जिंदा जला देना। सब लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस चीज को समझिएगा, देखिएगा मूवी, ठीक है। जब रानियां जो थी वो मतलब अपने जैसे सेना में लोग होते थे, उनके जो हस्बैंड वगैरह होते थे वो सेना के आदमी होते थे, तो जब सेना में कहीं पर कोई वॉर होता था तो सेना जब लड़ती थी तो बहुत सारे लोग मर भी जाया करते थे। अब वो जो विधवा औरतें थी उन पर अटैक करते थे वहां के जो जीते हुए जो लोग थे, मतलब जो जीत जाया करते थे। जैसे यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी, इनके हस्बैंड ने, पद्मावती जी के हस्बैंड ने, राजा कौन से, राजा कुंवर सिंह करके कुछ नाम था उनका, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, फिर जब वो हार गए, वो मर गए, है ना, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन पर अटैक किया, रानियों को ले जाना चाहते थे अपने हरम में एंड अपनी राज्य में, है ना। तो इस तरीके से जो रानियां थी वो अपने आप को बचाने के लिए जौहर कर लेती थी, जौहर इन द सेंस अपने आप को जिंदा जला देना, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी का जो सबसे फेमस एक तरह से शासक हुआ, एक बादशाह हुआ, वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर हम लोगों ने अभी सैयद डायनेस्टी की बात की तो मैंने खिज्र खां बताए। एंड लोधी डायनेस्टी, लोधी में भी आप बहलोल लोधी को पढ़ेंगे, आप सिकंदर लोधी को पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, ये सिकंदर लोधी अलग है और वो वाला सिकंदर अलग है, अलेक्जेंडर।
ठीक है, दोनों को कंपेयर मत करिएगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं ये लोदी वंश का शासक है, सिकंदर लोदी इसका नाम है, और वो अलेक्जेंडर अलग है, सिकंदर अलग है, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, वो सिकंदर अलग है। क्लियर है? तो ये हमने जितनी भी डायनेस्टी देखी, जितने भी वंश देखे, ये शो करते हैं कि बताते हैं कि दिल्ली जो था वो एक बहुत पुराना सेंटर था रूलर्स का, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह थी। जैसे जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो एक तरह से सबने इसको एक मिडिल सेंटर की तरह पे यूज किया, और एक मिडिल सेंटर ऑब्वियसली कि क्या कहलाती है, उस देश की राजधानी कहलाती है। तो अगर हम बात करें उस टाइम पे पूरे हमारे कॉन्टिनेंट की, तो एक जो बीचों बीच सेंटर था वो दिल्ली था। ठीक है, तो दिल्ली पर बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे वंश कह सकते हैं, उन्होंने अपने आप को क्या किया है, ग्रो किया है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर सुल्तान, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत थी, तो सुल्तान जो, देखो सबसे पहली बात, अगर कोई भी हिंदू राजा है, हिंदू है, तो वो अपना जो राज तिलक है वो राजा के नाम से करेगा, यानी कि वो इतिहास में राजा के नाम से जाना जाएगा। जैसे मुगल थे तो मुगल बादशाह के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, वैसे अगर दिल्ली की बात करें तो वो जो राजा था, वो जो किंग था, वो राजा के नाम से और बादशाह के नाम से नहीं जाना जाता था, वो जाना जाता था सुल्तान के नाम से। ठीक है, हर जगह की एक क्या होती है, एक पोजीशन होती है, और उस पोजीशन का एक नाम होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, आज की डेट से, आज की टाइम से रिलेट करके इसको देखिएगा। जैसे कि हमारा एक पोस्ट, हमारा एक डेजिग्नेशन है ना, एक पोस्ट डेजिग्नेशन कुछ भी मान लो, प्रेसिडेंट की हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति। अब पति का मतलब थॉट दिमाग में आएगा कि भाई पति का मतलब, आमतौर पर पति बोले तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है, राष्ट्र का पति, एक तरह से अगर उसका संधि विच्छेद करें, है ना, तो वो मतलब एक पति, घर में क्या होता है, एक पति जो होता है वो मेल होता है हमेशा। घर में कभी भी पति को, फीमेल को पति बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति है ना, एक तरह से क्या वर्ड शो कर रहा है, ये मेल का वर्ड शो कर रहा है कि मेल ही होगा। लेकिन अगर इस पर कोई महिला बैठ जाए तो उसको राष्ट्रपत्नी बोलेंगे क्या? जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी इस पद पर बैठी हैं, तो इनको क्या राष्ट्रपत्नी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस इंसान का नाम नहीं है कि भाई ये राष्ट्रपति होगा या पत्नी होगी, वो एक पोजीशन का नाम है, एक पद का नाम है। समझ गए? तो वैसे ही जब भी कोई भी रूलर अगर हिंदू था तो उसको एक तरह से राजा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगर मुगल था तो उसको बादशाह का दर्जा दिया गया। सेम सिंहासन सेम है ना, वो जो पोजीशन है वो सेम है, जो पद है वो सेम है, वो सिंहासन पर बैठना ही सब कुछ है। ठीक है, लेकिन वर्ड नाम अलग 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 हमने क्या बनाए हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली का जो राजा होगा, जो बादशाह होगा, उसको ना राजा कहेंगे ना बादशाह कहेंगे, उस रूलर को कहेंगे सुल्तान। क्या कहेंगे? सुल्तान। तो इसी वजह से यहाँ पूरे चैप्टर में बार बार सुल्तान 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 वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वो राजा या रूलर ही सुल्तान कहलाता था, वो एक पोजीशन थी, ना कि किसी का नाम था। समझ में आया है ना? प्रेसिडेंट वाले पॉइंट से आप कनेक्ट इसको करके देख सकते हैं। आगे देखिए, अब देखो अगर हमें दिल्ली का जो हमारी दिल्ली सल्तनत है ना, उसका अगर हमें सुल्तान के प्रोस्पेक्टस से अगर हम ये चीज देखें कि भाई जो वहां के सुल्तान थे उसको कैसे रन कर रहे थे, उस सल्तनत को कैसे चला रहे थे। ठीक है, तो वहां के कुछ ऑथर थे, उन्होंने ये चीज मतलब सीखी है या बताई है, कुछ भी कह सकते हैं, है ना, मैन। तो कह रहे हैं कि कुछ वहां पे सेक्रेटरीज थे, है ना, सचिव जिन्हें कहेंगे, कुछ सचिव थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कुछ वहां के, हाँ कुछ जैसे बोल दिया, आज आज भी अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं वो क्या कि कौन लोग होते हैं, हमारे एक तरह से लोकल काम संभालने वाले कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस में कुछ लोग बैठते हैं तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऐसे बोल देते हैं। पोइट्स थे, कवि थे, है ना, एंड कोर्टियर्स से, न्यायालय से जुड़े लोग थे, एंड बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज्ड रूलर ऑन गवर्नेंस। और ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे, रिकाउंटेड का मतलब होता है किसी को सलाह देना, मतलब हर एक इवेंट को ऑब्जर्व करना और फिर ये बताना कि भाई इसमें ये कमी थी और ये कमी थी।
ठीक है। तो वो रिकाउंटेड कर इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर, और रूलर को एडवाइस करते थे ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब उनका जो संचालन का तरीका था, जो वो दिल्ली सल्तनत जब वो चला रहे थे, जो उनका रूल करने का तरीका था, उसको गवर्नेंस बोला है। ठीक है, जैसे आज सरकार है, सरकार किस तरीके से सरकार चला रही है, तो वो गवर्नेंस। ठीक है। emphasizing the importance of just rule। देखो कह रहे हैं emphasizing का मतलब है यहाँ पे जोर देना, बल देना। कह रहे हैं कि जब हम importance just रूल की अगर हम वहां पे राज की अगर हम बात करें कि भाई इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे क्या है कि भाई जस्टिस है सबके लिए, क्या है, रूल्स इंपॉर्टेंट है कि नियम कायदे कानून ना तोड़े जाएं, तो वो इन चीजों पर भी बल देते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। बहुत सारे जो लोग थे, मतलब ये कहना है लेखकों का, इतिहासकारों का, कि उस टाइम के कुछ लोग थे जो कुछ अलग अलग पोजीशन पर बिठाए गए थे, जिनका काम क्या था, प्रॉपर तरीके से गाइड करना, उनको गवर्नेंस देना। ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ये चीज, देखिए ये सभा लगी हुई है, आप इमेज समझ के देखिए, इमेज बहुत अच्छी हम लोग समझ सकते हैं इसमें। देखो कितने अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से काम किया जाए, इस तरीके से काम किया जाए। मतलब एक तरह से उनके हर मैटर में हम ये नहीं कह सकते कि भाई हस्तक्षेप कर रहे थे, इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा, उनको सलाह दे रहे थे। जो देखो जो आखिरी डिसीजन होगा वो इन्हीं का होगा, लेकिन हम सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या काम किया जाए। जैसे कभी आपने पुरानी मूवीज, पुरानी क्यों, अकबर, अकबर वाली कभी किसी ने कोई सीरियल, है ना, जोधा अकबर, इस टाइप की कभी कोई मूवी देखी हो, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पे भी जब मतलब सिंहासन उन पर वो बैठते थे अकबर जी, तो बहुत सारे जो लोग थे वो उन्हें नसीहत दिया करते थे कि भाई ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। जो उनके सेनापति थे और जो और भी मंत्री अलग अलग पद पर थे, जैसे कि बीरबल जो थे, है ना, तो उनको अजगा साहब बोलते थे वो, तो इस तरीके से वो भी उनको सलाह दिया करते थे कि भाई ऐसा ऐसा कर लिया जाए, है ना। महामंगा थी वो भी एक उनके एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर थी, तो इस तरीके से सलाह देते थे। ये देखिए, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। क्या क्या हमारे पास कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए, है ना, या जो हमारे माइंड में है। क्या क्या है देखो, द ऑथर ऑफ लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली। कह रहे हैं कि जो ऑथर, उस टाइम के जो लेखक इतिहासकार हुआ करते थे उस टाइम के, तो वो केवल शहरों में ही रहते थे, वो गांव में नहीं रहते थे। ठीक है, वो शहरों में। यहाँ पे देखिए, द ऑथर ऑफ लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली, दिल्ली के अंडर अंडर ही वो जो टेरिटरी थी दिल्ली की, उसी में ही रहते थे। क्लियर है। आगे कह रहे हैं देखिए, दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर वो कुछ लिख रहे हैं उनके बारे में, ऑब्वियस है कि उनके काल में अगर लिख रहे हैं, अगर उन्हें इस चीज का डर नहीं है कि भाई वो हमें पनिश करेगा या हमें सरप्राइज देगा, है ना, तो वो सही सही लिखेंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बारी जिस राजा का काल है उसकी चीजों को कुछ गलत तरीके से छुपा लिया जाता है। गलत तरीका इन द सेंस कि अगर बात कुछ है तो उस पर कुछ लिपापोती करके हमने उसको अच्छा नजरिया दे दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या मिलेगा अगर हम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, तो देखो, रिच रिवॉर्ड्स, यानी बहुत महंगे तोहफे, या फिर हमें कुछ और भी अच्छा मिल सकता है, हम इस उम्मीद में भी लिखेंगे। जैसे उस टाइम के कुछ राइटर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सही लिखेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो रिवॉर्ड्स के चक्कर में लिखेंगे, है ना। तो वो बताइए, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थराइट एंड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद यहाँ पे चीज नहीं है इस पैराग्राफ में। ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इन्होंने, तो बोल रहे हैं कि जो ऑथर थे वो रूलर को क्या एडवाइस करते थे, है ना, क्या कि जो आइडियल एक सोशल ऑर्डर है वो आपको मेंटेन करना है। अब वो मेंटेन कैसे होगा, वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन बर्थ राइट। बर्थ राइट का मतलब है जैसे ही आप पैदा हुए आपको, आपके आपके पास ये राइट मिल गया, आपको ये राइट मिल गया कि अब आप अगले राजा बन जाएंगे। बेशक आपको कुछ नहीं आता, आपको तलवारबाजी नहीं आती, है ना, आपको सही निर्णय लेना नहीं आता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही गंदा है ना, आप ना फिजिकली फिट है ना मेंटली फिट है, नहीं, फिर भी आपको बर्थ राइट का मतलब है जन्म सिद्ध अधिकार, मतलब जन्म से ही आपको ये अधिकार मिल गया कि आप राजकुमार हैं और अगला नंबर आपका ही है गद्दी पर बैठने का। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं इस तरीके से भी चीजें उस टाइम पे होती थी। एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, जेंडर डिस्टिंक्शंस
लिंग भेद, मतलब कि महिलाओं के साथ अलग व्यवहार और पुरुषों के साथ अलग व्यवहार। जैसे कोई राजा है, उसका बेटी और बेटा, बेटा बिल्कुल नालायक है, उसको कुछ नहीं आता, ना वो पढ़ना लिखना जानता है, ना वो तलवारबाजी जानता है, ना वो सैनिकों से डील करना उसको आता है, ना उसको बात करना आता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना उसकी फिजिक एक फिट है, ना तो वो मेंटल लेवल पर फिट है, वो कुछ भी नहीं है। और उसी राजा की जो दूसरी तरफ एक लड़की है, वो फिजिकली फिट है, उसको तलवारबाजी आती है, उसको बोलना आता है, उसकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, वो एजुकेटेड है, उसको पढ़ना लिखना आता है, सब कुछ सब तरीके से मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, सब तरीके से अच्छी है। लेकिन अब जेंडर डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाकी दूसरे गुणों को इग्नोर कर रहे हैं, बाकी दूसरी क्वालिटीज हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, हमने सब इग्नोर मारा। लेकिन हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा कि भाई जेंडर जिसका मेल है वही राजा बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबॉडी, और वो जो अपने आइडिया से वो मतलब एक तरह से जैसे ये सब चल रही थी चीजें, तो ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जो आपके आइडिया से सहमत होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके आइडिया से सहमत नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से कि भाई मतलब एक तरह से अगर देखें कि सबके द्वारा ये जो आइडियाज थे वो नहीं सहमत थे उन आइडियाज से, या सबके द्वारा ये आइडियाज नहीं अच्छे लग रहे थे या अपनाए नहीं जा रहे थे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ आइडियाज किसी के नहीं अच्छे लगते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर अभी अभी की आज की सिचुएशन ले लें, अगर कहीं पर भी ये कह दिया जाए कि भाई अच्छा लड़कियों को जॉब नहीं मिलेगी और सिर्फ लड़कों को जॉब मिलेगी जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पर, तो कुछ लोग होंगे जो अपोज करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि जेंडर के बेसिस पे ही अपोज होगा कि भाई लड़कियों को नहीं मिल रही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियां ही आवाज उठाएंगी, ऐसा नहीं है। समाज में रहने वाले कुछ लोग जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समाज के मुद्दे के ऊपर दोनों का अधिकार है कि वो आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें चल रही थी। आगे देखिए, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ से रिलेट करते हैं हम लोग। सबने सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज अपनी अपनी बुक पर इस लाइन को अंडर मार्क करिएगा, फोकस करिएगा इस लाइन पर, रजिया सुल्तान। ठीक है, इस नाम पर फोकस डालिएगा सब लोग, रजिया सुल्तान। ये देखो 1236 में 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो थी, है ना, इल्तुतमिश नाम है ना, इल्तुतमिश जो थे, वो अभी हमने जब सेकंड पॉइंट पढ़ा था, आप लोग को याद हो, सेकंड जो डायनेस्टी थी उसी में ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भाई दिल्ली सल्तनत की नींव तो रखी थी तोमर्स और चौहान ने, मतलब कि उस टाइम पे वो था। लेकिन उनको हराकर जस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, ये वाली में टर्किश रूलर आ गए। ठीक है, इनका जैसे ही काल खत्म होता है, टर्किश तुर्की, तुर्की टर्किश का मतलब यहाँ पे तुर्की से है, और यहाँ से कहानी एक्चुअल में शुरू हो रही है हमारी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश पढ़ रहे हैं, रजिया सुल्तान पढ़ रहे हैं, ये सब किस में आएंगे, ये सब टर्किश रूलर में आएंगे, तुर्की शासक है। हिंदी में कहेंगे तुर्की शासक, इंग्लिश में कहेंगे टर्किश रूलर। क्लियर है, चलिए। ये तो रजिया सुल्तान जी जो थी हमारी, ये देखिए। ठीक है, अब देखो बहुत एक फैक्ट है यहाँ पे, ये इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरी कहानी है हमारी। ठीक है, ये देखो 1236 में यानी 1236 में ये इल्तुतमिश की जो डॉटर है जिनका नाम है रजिया, ये सुल्तान बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनको हटा दिया जाता है, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन 1240, यानी 36 से लेकर केवल 40 तक ये रही हैं, यानी कि कितने साल, केवल और केवल 4 साल। ये देखो रजिया सुल्तान की इमेज है। ठीक है, कितना ज्यादा आप सोचो, घुड़सवारी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली फिट होना पड़ता है, एंड बहुत सारी चीजें सीखनी भी पड़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये देख के ही लग रहा है कि भाई कितनी ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली और बहादुर भी कह सकते हैं, क्योंकि घोड़े पर घुड़सवारी करना बहुत ही ऐसे कमजोर दिलों वालों का मतलब वो नहीं है ना। तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल और मतलब लग रही है बहादुर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बना तो दिया गया, क्योंकि इल्तुतमिश की डॉटर थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कि क्या, कि जो
कोई लायक अगर बेटा नहीं है और बेटी में ये गुण दिख रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि बेटी को बना देते। तो वो अपनी तरफ से उसने अपनी पूरी कोशिश की, 4 साल तक शासन चलाया। लेकिन कुछ लोग थे जो उनसे, जो इस चीज से, इस पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि कोई भी लेडी या कोई भी फीमेल शासक की गद्दी पर बैठे। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से थी कि कोई भी फीमेल जो बंदी है वो क्या, वो हमारे थ्रोन पर यानी शासक जो सिंहासन है उस पर नहीं बैठ सकती। ठीक है, अब ये देखो फीमेल और मेल में क्या हुआ, ये जेंडर डिस्टिंक्शन तो हुआ, विभेद हुआ है ना, एक तरह से लिंग भेद हुआ। अब देखो क्या कह रहे हैं कि उसी पीरियड के, उसी काल के एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, इन्होंने रजिया के बारे में कुछ चीजें सोची हैं और फिर उनको लिखा है अपनी बुक में। क्या लिखा है, व्हाट अदर इंपॉर्टेंस फीमेल रूलर इन इंडिया डिड। अगर हम देखें रजिया के अलावा, अगर रजिया की बात करी जाए तो रजिया इतनी ज्यादा माइंड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी, स्ट्रॉन्ग फीमेल थी। उसका मानना ये था कि जब उसने अपना होता है ना कि हर इंसान अपने बारे में कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कुछ बुक्स के थ्रू, राइटर्स हर काल में होते थे, पोइट हर काल में होते थे, तो कुछ ना कुछ लिखवाते थे कि मेरे बारे में ऐसा लिखो। तो रजिया ने उस टाइम पे इतनी मेंटली स्ट्रांग थी बंदी कि उसने ये लिखवाया था कि मैं एक फीमेल हूं, मैं इस काल से इस काल तक की शासक हूं और मैं इल्तुतमिश की डॉटर हूं। ये देखो साफ साफ लिखाया है कि थॉट द क्वीन ऑफ अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। उसने मतलब वो जो लेखक था उस टाइम के कुछ लोगों की राय बता रहा था कि भाई कुछ उस टाइम के जो लोग थे वो ये अपना थॉट प्रोसेस उनका ये था कि ये सोच रखते थे, क्या सोच रखते थे, वो कहते थे कि भाई गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया ये एक आइडियल सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में बात है, क्या कि कोई भी जो रानी है वो शासक बन जाए, मतलब रानी बन जाए कोई भी, है ना। शासक का मतलब देखो अभी मैंने कहा था, मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दिया था प्रेसिडेंट वाला, है ना, राष्ट्रपति वाला। अब आप खुद ही सोचो कि अगर हम उस पोजीशन को सुल्तान का नाम दे रहे हैं तो अगर उस पर कोई फीमेल बैठ गई तो क्या सुल्तान ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। जैसे अगर राजा और रानी है तो अगर राजा वाली चेयर पे कोई फीमेल बैठ जाए तो उसको रानी थोड़ी बोलेंगे, रानी तो वो हुई कौन, जो राजा की वाइफ है, समझ गए। अगर कोई भी फीमेल थ्रोन पर बैठी है, कोई हिंदू है तो वो राजा ही कहलाएगी। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि अगर कोई मुगल शासक बादशाह है तो अगर कोई फीमेल अगर बनती है तो उसको हम बादशाह ही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बादशाह ही कहेंगे। मैंने 10 बार ये चीज आपको समझाई है कि वो एक पोस्ट है, वो जो थ्रोन है वो एक पोस्ट है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वो एक पोस्ट है, राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे अगर कोई फीमेल बनेगी तो, वो राष्ट्रपति ही है, समझ गए। तो उसी तरीके से अगर कोई राजा बनेगा फीमेल तो वो राजा है, अगर कोई मुगल बादशाह अगर कोई फीमेल बनती है तो भी वो बादशाह कहलाएगी, और अगर कोई रजिया की तरह सुल्तान की गद्दी पर बैठती है तो वो भी सुल्तानी नहीं सुल्तान ही कहलाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट, जो उसका क्वींस का रूल था, वो जो रानी का रूल था, वो एक तरह से क्या था कि एक तरह से सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट में बात कर रहा था जो कि गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। यानी गॉड ने ये क्रिएट किया है कि भाई ये आदमी है और ये औरत है, स्त्री और पुरुष, ये किसने क्रिएट किया, ये हमने थोड़ी किया कि गॉड ने एक जैसे बना के भेजे थे फिर हमने कह दिया कि तुम औरत हो तुम आदमी हो। ये गॉड ने ही क्रिएशन, ये गॉड का ही क्रिएशन है कि एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से अगर हम देखें तो गॉड के ऊपर उन्होंने ये पूरी बात डाल दी, in which women were supposed to be subordinate to men। तो वो उनका मानना है कि अगर हम इस तरीके से देखें कि गॉड ने ये क्रिएशन किया है तो जो औरत है जो स्त्री है उसको हमेशा पुरुषों के अधीन रहकर काम करना चाहिए। अधीन का मतलब सबॉर्डिनेट का मतलब अधीन, और अधीन का मतलब उसके मतलब एक तरह से उसकी राय लेकर या उससे सब कुछ पूछ पूछ कर, है ना। जैसे कोई भी सबॉर्डिनेट काम करता है, सपोज आपके नीचे कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वैसे कि आपका पद ऊपर है तो वो हर काम क्या करेगा, आपसे पूछ पूछ के करेगा, तो आप उसके अधीन काम कर रहे हैं, इसका मतलब समझ गए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो मैन है वो, जो वीमेन है वो मैन के अधीन काम करेगी, सबॉर्डिनेट की तरह काम करेगी। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन।
क्या कह रहे हैं, इस तरीके से अगर हम देखें तो जो गॉड का रजिस्टर है उसमें क्या लिखा गया है, इस तरीके से बताया गया है, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, उसका जो अकाउंट है, उसका जो लेखा जोखा है, वो उस कॉलम में नहीं बनाया गया है जिस कॉलम में क्या है, मेन का बनाया गया है। ठीक है, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज on her inscription and coins Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। देखो जो ये सेकंड लाइन है, सेकंड लास्ट, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ठीक है, कह रही है कि अगर हम इस तरीके से देखें, है ना, तो वो सॉरी एक्सीलेंट क्वालिटीज, तो फिर मुझ में कि मैं भाई मानसिकता से भी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मेरी जो कम्युनिकेशन पावर है वो भी बहुत अच्छी है, तो वो कह रही है, गॉड से कह रही है, तो फिर अगर इन सब चीजों का मेरे लिए क्या सेंस हुआ, क्या इंपॉर्टेंस हुआ, समझ रहे हैं, अगर हम कमजोर हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम बराबरी में रहकर कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी कर सकते हैं, बराबरी में पुरुषों के खड़े हो सकते हैं, तो फिर अगर फिर भी वैल्यू किसकी, कमजोर वाले आदमी की ज्यादा होगी, तो वो कह रही है तो फिर हमारी क्वालिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं, तो इससे अच्छा है तो फिर हमें वही सब, मतलब एक तरह से वही बनाकर भेजो और वही बने रह जाए, ठीक है, कि कमजोर, वही का मतलब यहाँ पे कमजोर से है भाई सेंस, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इस तरीके से अगर उसको ये चीज का कॉम्प्लेक्स होता, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे ये चीज बॉदर कर रही होती कि मैं स्त्री हूँ और ये मुझे बुरा लग रहा है कि मैं भाई दुनिया को कैसे बताऊं कि एक स्त्री होने की वजह से कि मैं एक सही रूलर या ज्यादा टाइम तक रूलर नहीं रह पाई या रूल नहीं कर पाई, है ना, तो उसने ये बात बोली है कि उसको इस चीज में कोई शर्म नहीं थी, उसने अपने इंस्क्रिप्शन में अपने उस काल के जो राइटर्स थे उनको ये बोला है कि भाई मेरे बारे में ये लिखो कि मैं क्या हूँ, मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, वो प्राउड फील करती थी डॉटर होने में कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, ठीक है। अब देखो इस बात का सेंस क्या जाता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी फीमेल ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने आप को, अपना इतिहास जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाने की कोशिश की है, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन थी भाई, देखिए यहाँ पे देखो, दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी, साउथ की एक मूवी है रुद्रमा देवी, ठीक है, उससे इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भाई साउथ की ही थी बारंगल, ये देखो बारंगल जो जगह है वो वहां पे एक जगह थी बारंगल जिसको बोलते थे, वो बारंगल में ही रुद्रमा देवी रहती थी, 1262 से लेके 1289 तक इनका जो टाइम पीरियड था वो, तो वो काकतीय डायनेस्टी थी, हिंदी में ऐसे बोलेंगे काकतीय वंश, ठीक है। जो काकतीय डायनेस्टी थी उसकी रानी थी, रानी इन द सेंस, फिर से मैं वही बोलूंगी कि थ्रोन पर बैठी थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन वही फिर से चीजें हो रही थी भाई कि क्या, कि एक तरह से रानी तो है, राज्य तो संभाल रही हैं, लेकिन क्या है, उनके लिए भी यही रूल है कि भाई आप औरत हो, औरत स्त्री हो, है ना, तो भाई ये सब काम आपके लिए नहीं बना है, तो लोगों ने विरुद्ध में आके कोई कुछ ना कुछ किया ही होगा, है ना। तो रुद्रमा देवी चेंज हर नेम, उनका ये एग्जाम्पल कहता है कि भाई उन्होंने जब अपने इंस्क्रिप्शन लिखा है, हर रानी हर राजा लिखवाता है ना, ऐसा नहीं, और राजा के काल में अगर कोई राजा है तो वो रानी के बारे में भी लिखेगा, है ना, हो सकता है भाई इनके राजा भी हों, तो उनका काल चल रहा हो तो उन्होंने रानी के बारे में भी लिखा हो, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आए हो कि उनको राज्य संभालना पड़ गया हो, है ना, जैसे हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, कुछ टाइम पीरियड ऐसा था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको राज्य संभालना पड़ा, लेकिन कहते तो फिर भी उनको रानी लक्ष्मीबाई ही है ना, राजा लक्ष्मीबाई तो नहीं कहते, लेकिन जो पोजीशन थी वो राजा की ही संभाली उन्होंने, समझ रहे हैं, बोलते उनको रानी लक्ष्मीबाई है, पोजीशन जो थी, वो जो एक पद था, जो थ्रोन था, वो राजा का ही था, ठीक है। अब देखो, अब कह रहे हैं कि जो इंस्क्रिप्शन था भाई इन्होंने जब लिखा है, तो इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रिटेंड किया, प्रिटेंड का मतलब आप कुछ हो और कुछ दिखा रहे हो, प्रिटेंड करना मतलब आप कुछ हैं और कुछ दिखा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा हूं, प्रिटेंड करना, ठीक है। तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में ऐसे अपने आप को प्रिटेंड किया है कि वो रानी नहीं थी, मतलब कि वो एक फीमेल नहीं थी, ठीक है, प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन, वो क्या थी, एक आदमी थी। अनदर क्वीन दीदा, एक और जो हमारी क्वीन है वो मिलती है हमारे, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया है भाई,
है ना, 980 से लेके 1003 तक। एंड हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी, जो उनका टाइटल, जो उनका नेम है वो दीदी से निकला है, ठीक है। और एल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन जो होती है उसको दीदी कहते हैं, इस वजह से उनका नाम दीदा रखा गया। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव्ड रूलर बाय द हर सब्जेक्ट। देखो ऑब्वियस है कि उनके अगर कुछ भी ऐसा काल में कुछ लोग होते हैं जो भाई आपको पसंद करते हैं कि भाई मुझे इनका काल अच्छा लग रहा है, तो उनके जो चाहने वाले थे, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, उनको जो पसंद करते थे लोग, उन्होंने प्यार से उनको ये टाइटल दिया दीदा का, ठीक है। वैसे उनका बड़ी कुछ ओरिजिनल नाम कुछ और ही होगा। ये देखिए, अ क्लोजर लुक, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो प्रशासन है वो अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। देखो, तो जो खिलजीज हैं और तुगलक हैं उनके बारे में जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंग एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स rather than appointing arti aristocrats and landed chieftains as governors. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called बंदगा in Persian. देखो, बोल रहे हैं कि अगर हम दिल्ली सल्तनत में कंसोलिडेशन की बात करें, कंसोलिडेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण, एकत्रीकरण का मतलब होता है सारी टेरिटरी को और सारे लोगों को हम लोग एकजुट होकर देखें, ठीक है। हमने बहुत सारी टेरिटरी पर अटैक किया, हमने वो टेरिटरी जीत ली और अब हमने उसका एकत्रीकरण कर दिया, यानी कंसोलिडेशन कर दिया कि आज से ये वाला दायरा जो है वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो मेन चीज जो है वो इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है भाई कि जो लोग थे उस टाइम के, जो रूलर्स थे, जो दिल्ली सुल्तान्स थे, वो जो थे वो उन लोगों पर इतना भरोसा नहीं करते थे जो लोग उनके मतलब एक तरह से सेना के लोग हों, है ना, या फिर ऐसे कह सकते रिलेटिव्स हों, या हो सकता है भाई कुछ यारी दोस्ती टाइप के लोग हों। वो कह रहे उन लोगों पे वो भरोसा नहीं करते थे। वो किन लोगों पर भरोसा करते थे, वो अपने यहाँ पे देखो स्पेशल स्लेव्ड, उन लोगों के फेवर में ज्यादा बातें करते थे। स्पेशली देखो अगर हम इल्तुतमिश और वगैरह की बात करें तो स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगा इन पर्सियन। पर्सियन भाषा में यानी फारसी में उस उन लोगों को स्लेव्स को क्या कहते थे, बंदगा कहते थे, बंदगा। यहाँ पे देखिए बंदगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम जो मिलिट्री, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी मिलिट्री हम लोग रिश्तेदार रख लें, है ना, यारी दोस्ती वाले लोग रख लें या किसी कहीं और से अपॉइंट कर लें, तो उन लोगों पे इतना ट्रस्ट नहीं होता था जितना उन्हें अपने गुलामों पर होता था। स्लेव्स का मतलब गुलाम होता है, ठीक है। और गुलाम कैसे बनते थे भाई, इन्होंने कहीं अटैक किया, अब अटैक करके कुछ लोग जो थे वो जीत गए। भाई पहले के टाइम में अगर हम देखें, आज तो हम भाई फ्री कंट्री हैं, है ना, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं थी, लोगों का रूल था, उस टाइम पे क्या था कि जो इंसान है वो भी प्रॉपर्टी की तरह काम में आता था। इंसान जो है वो प्रॉपर्टी, हमने कहीं किसी घर पर अटैक किया, अब आप सामान ले जा सकते हो, इंसान को नहीं ले जा सकते, है ना। लेकिन उस टाइम पे इंसान भी, अब हमने खरीद लिया कि ये लो 10 रुपए, जैसे आप लोगों ने कभी एक बहुत पुराना सीरियल आता था, शायद आप लोगों ने देखा हो, मुझे सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा। एक यहाँ पर क्या करते थे, सीरियल का नाम क्या था मुझे, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगी। यहाँ पे एक मोहर लगा देते थे, जैसे कुछ गरीब घर के लोग थे, है ना, तो जमींदारों के पास जाते थे, भाई पैसा वैसा जरूरत होगी मांगने के लिए, है ना, तो जब पैसे मांगते थे तो वो कहते थे बताओ तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है, तो वो उनके पास क्या है, जब अगर गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो वो बेच के पैसे नहीं ले लेते, है ना, तो कुछ था ही नहीं, तो वो घर के बच्चे जो होते थे इस तरीके से, जैसे बच्चे बच्चे जो हैं या कुछ कोई फीमेल है, इस तरीके से उनको मतलब एक तरह से उधार पे रख देते थे कि भाई ये रख लो, उतने दिन तक उधार दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से वो यहाँ पे सील लगा देते थे कि भाई ये आज से हमारी खरीदी हुई चीज हो गई, आप यहाँ पे छोड़ दो, ये आज से हमारा गुलाम है,
ठीक है, और फिर वो अपना चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो पैसे लेके जा रहे हैं वो कभी वो इतना ज्यादा कर्ज में होते थे कि वो कभी चुका ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से वो यहाँ पे अपने बच्चों को या किसी और को भी छोड़ जाते थे, और एक तरह से वो जो इंसान होता था आज से उन लोगों का गुलाम है। अब वो उससे काम करवाएं, माली का काम करवाएं या फिर घर का काम करवाएं, बर्तन साफ करवाएं, कपड़े धुलवाएं, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग थे उस टाइम पे खरीदे बेचे जाते थे, और जो खरीदे बेचे जाते थे उन लोगों को ही गुलाम कहते थे, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं भाई क्या, कि भाई अगर हमने कहीं पर अटैक किया, अब कुछ लोगों युद्ध में, जैसे युद्ध हुआ हम लोगों के बीच में, है ना, तो जैसे उस काल के जो टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, हमने युद्ध करके राजा को मार दिया उस टेरिटरी का, अब वो उस टेरिटरी जो है वो हमारी है, और उस पर रहने वाले लोग भी हमारे, हम उनके साथ कुछ भी करें। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि वो जो उस टाइम के जो एक तरह से मिलिट्री थी, उनमें जो राजा वगैरह थे, जो सुल्तान वगैरह थे, वो किन लोगों को ज्यादा भर्ती करना पसंद करते थे, उनके गुलामों को। और गुलाम को उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता था, बंदगा। ठीक है, ये बात हो रही है। आगे देखिए, as the Delhi sultans bought her hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the aristocrats and rich landlords to accept their authority. Under Alauddin Khilji, the state bought the assessment of collection of land revenue under its own control. The right of the local chieftains of levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. देखो, अब क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी का काल चल रहा था, और उनके आसपास का जितने भी जो काल चल रहा था, टाइम पीरियड था, उसमें बोला कि भाई जो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल रूलर्स, जैसे सुल्तान जो था उसने किसी जगह पे अटैक किया और वहां पर अपना गुलाम छोड़ के चला गया। ठीक है, कि अब तुम गुलाम तुम संभालो, मैं दूसरे राज्य पर अटैक करने जा रहा हूँ, दूसरे किंगडम को अपना मतलब जीतूंगा, है ना। तो वो जो उसके अंडर में सारी चीजें आ गई, गुलाम के अंडर में, गुलाम ने अपने आप को सुल्तान बना दिया, एक तरह से गद्दी पर बैठ गया, और बाकी चीजों को, है ना। तो उस टाइम पे जो खर्च चलते थे, जैसे आज की डेट में भी बात करें कि आज की डेट में सरकार के खर्च कैसे चलते हैं, सरकार की जो निधि है, सरकारी निधि, वो कैसे आती है, आम लोगों से, टैक्सेस से। उस टाइम पे भी सेम चीज थी कि जो टैक्सेस थे उन्हीं से ही सारी चीजें आती थी। तो वो जो टैक्स थे वो उन्होंने क्या किए, वो जो लोग थे उस टाइम पे, जो अथॉरिटी जिनके पास थी, उनको टैक्सेस लेने से कैंसिल करवा दिया, मना करवा दिया, और बोल दिया कि अब जो टैक्सेस का रेवेन्यू का जो कलेक्शन जाएगा वो किसके पास जाएगा, डायरेक्ट जो है वो सुल्तान के पास जाएगा, सुल्तान के लोगों के पास जाएगा, जमींदारों के पास नहीं जाएगा। ठीक है, एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, और वो वहां पर जाकर फोर्स करने लगे टैक्सेस पे करने के लिए। ठीक है, अब देखो, द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड and kept careful accounts. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as a revenue collector and assessors. There were three type of taxes. तो कितने टाइप के टैक्सेस हैं हमारे यहाँ भाई दिल्ली सल्तनत में, इनकी चर्चा करते हैं। तो देखो, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस। कह रहे हैं जो पहला टैक्स है, तीन टैक्स है हमारे पास। जो पहला टैक्स है वो कह रहे हैं कि जितना भी एक किसान उत्पत्ति करता है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो उपज है ना, उसका पूरा का पूरा 50% हमें देगा। मतलब जितनी भी फसल हुई है उसका आधा वो खुद रखेगा, आधा हमें टैक्स के तौर पर दे देगा। ठीक है, 50% ऑफ द पीस एंड प्रोड्यूस। सेकंड कह रहे हैं कैटल्स एंड, ठीक है, कैटल्स का मतलब क्या है, कैटल्स का मतलब अभी मैंने बताया था कि जितने भी हमारे पशु जो हैं, जो हमने एक तरह से एज ए बिजनेस के लिए रखे हैं, जैसे भैंस हुई, गाय हुई, बकरी हुई, भेड़ हुई, ये सब हमारे पालतू जानवर जो हैं एक तरह से कैटल्स में आ जाते हैं। ठीक है, एंड हाउसेस, हाउसेस यानी अगर आप घर बनाएंगे तो उस घर पर भी आपको टैक्स देना होगा। देखो, हाउस टैक्स वगैरह तो भाई आज की डेट में भी है ना। अब कैटल की जगह ज्यादा कोई भैंस बकरी ज्यादा कोई तो रखता नहीं है, पर आजकल की डेट में क्या होता है कि कोई बाइक रख रहा है, कोई बड़ी गाड़ियां रख रहा है ना।
तो उस पर भी टैक्स वगैरह लगते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं आज भी हैं, लेकिन वहां से कुछ अलग है ना। एक तो ये वाला बहुत खराब था कि भाई जो किसान है वो 50% अगर टैक्स देगा तो वो बेचारा खाएगा क्या, आधी फसल में तो फिर वो बेच बाच के दूसरा सामान लेगा, या फिर आधी फसल में खुद खाएगा, या फिर क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से चीजें जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी बहुत ज्यादा। आगे देखिए, अगर हम देखें तो मंगोल्स की जर्नी कैसी थी हमारे यहाँ, वो देखते हैं। अंडर गेनिस खान एक नाम है, ठीक है, इन्वेडेड ट्रांसोनिया, देखो ट्रांसोनिया एक जगह है, उसकी चर्चा की गई है। इन नॉर्थ ईस्ट ईरान में नॉर्थ ईस्ट में 1219, एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर onslaught soon after Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji, and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule, this forced the two rulers of the mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administration challenge. अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के काल की बात की गई है कि जो हमारा एक तरह से मंगोल थे वो अटैक करने के लिए जब आए थे, तो इस तरीके से क्या था, वहां पे चीजें जो थी वो एक तरह से दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग अटैक्स, जो मंगोल का जब अटैक हुआ ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन एंड द अर्ली ईयर ऑफ मोहम्मद तुगलक। उस टाइम पे भी अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक जी की जो कौन से तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, उनका क्या चल रहा था यहाँ पे, एक तरह से मतलब एक तरह से राज्य को बढ़ाने का काम अभी भी चल रहा था उनका, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। टारगेट तो कर ही रहे थे, ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो उनके लिए एक चैलेंज के तौर पे भी था कि भाई अगर कल को मंगोल आकर, मंगोल कौन थे, मंगोल जो थे वो एक तरह से, जैसे चंगेज खां का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कभी सुना है, तो चंगेज खां भी मंगोल ही थे, तो एक तरह से वो अटैक करने के लिए आते थे, भाई लूटपाट करके चले जाते थे, है ना, उनको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। The Sultanate in the 15th and 16th century, you will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526, ठीक है। अगर देखो, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें लोधी डायनेस्टी, अभी मैंने आपको बताया था सिकंदर लोधी, है ना, बहलोल लोधी, ये सब लोधी डायनेस्टीज के रूलर थे। एंड सैयद का मतलब अभी मैंने बताया था आपको खिज्र खां, है ना, खिज्र खां जो रूलर थे वो हमारे सैयद डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो कह रहे हैं कि आप यू विल नोटिस, आप देखेंगे कि तुगलक्स के बाद का अगर हम देखें तो सैयद और लोधी डायनेस्टी आए, है ना, एक तरह से। एंड आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड द लोधी रूल्स फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा पर भी, है ना, अंटिल कब तक भाई, कब तक किया, 1526 तक किया, है ना। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ, पूरे साउथ पर इनका जो एकाधिकार था वो इन्होंने जमा लिया। इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल। दिस वाज आल्सो द period which saw the emergence of new ruling groups like the अफगान्स एंड राजपूत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा समृद्ध और बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग, फूला फला हुआ राज्य जो था हमारा वो एक तरह से स्थापित हो चुका था, ठीक है। ये देखिए, अब थोड़ा सा बीच में क्या हुआ, बीच में जैसे ऐसे मान लो कि बहुत टाइम से एक वंश चल रहा है ना, बहुत टाइम से दिल्ली सल्तनत चल रही है ना, तो दिल्ली सल्तनत में या फिर दिल्ली सल्तनत जैसे ही थोड़ा बहुत खत्म हुई है, मतलब थोड़ा बहुत खत्म क्या हुई, एक दूसरा रूलर आ गया, सपोज जैसे बाबर आ गए, ठीक है, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं आ गया। अब हुमायूं का जब पीरियड चल रहा था तो कहीं दूर से आकर शेरशाह सूरी आ गए, और शेरशाह सूरी ने कर दिया हुमायूं पर अटैक, और जब अटैक कर दिया तो वो जीत गए शेरशाह सूरी, और उसी जगह पर शेरशाह सूरी, हुमायूं तो डर कर भाग गए, है ना, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसी जगह पर अपने वंश की स्थापना कर दी, जिसको बोलते हैं सूर डायनेस्टी, यानी सूरी अंपायर, ठीक है। देखो यहाँ पे सूरी अंपायर, नाम तो इनका फरीद खान था,
लेकिन एक्चुअली इनको शेरशाह सूरी के नाम से दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि बचपन में इन्होंने एक शेर से लड़े थे तो शेर को मार गिराया, तब से इनका नाम क्या पड़ गया था? शेरशाह सूरी पड़ गया था। नाम, ओरिजिनल नाम जो है वो फरीद खान है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखो फिर जब इनका भाई हुमायूं जी से युद्ध हुआ तो 1540 में ही हुआ, तो ये 1540 में क्या हो गए? अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए, जीत गए और उस गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। 1545 तक इनका काल रहा, ज्यादा लंबा नहीं रहा, 5 साल ही रहा, ठीक है। Started his career as a manager of a small territory of his uncle in Bihar. इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? तो भाई इनको कैसे लगा कि हम यहाँ पर अटैक करें और यहाँ पर हम जीत जाएंगे तो हम शासक भी बन सकते हैं, रूलर भी बन सकते हैं। तो कह रहे हैं इनके जो चाचा जी थे वो बिहार में उस टाइम पे काम कर रहे थे, तो वहां पर इन्होंने प्रबंधक के रूप में काम किया। मैनेजर का मतलब होता प्रबंधक, है ना, हर काम को अरेंज करना। तो उस तरीके से उन्होंने बिहार में अपने अंकल के लिए काम किया। इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, और वहां से इन्होंने काम का सीख कर हुमायूं को, जो मुगल एम्परर था, अभी मैंने बताया था आपको कि हुमायूं जो थे वो मुगल एम्परर थे। बाबर, सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। तो जो हुमायूं था उससे इनका जो युद्ध हुआ, वॉर हुआ, और ये भाग्यवश क्या हो गए, यहाँ पे चैलेंज कराए जब इन्होंने तो वो जीत गए, डिफीटेड, मतलब एक तरह से हुमायूं को हरा दिया और शेरशाह सूरी जीत गए और गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी and made them more efficient. Sher Shah administration became the model followed by the great emperor Akbar in 5056 1605, जो अकबर का जो काल रहा है, when he consolidated the Mughal empire. अब देखो यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या हुआ कि भाई जब एक बार लड़ाई हुई है ना, तो ये हुमायूं जी हार गए और भाग गए, है ना। दूसरी बार जब लड़ाई हुई, दूसरा जब युद्ध हुआ, तो यहाँ पर देखो इस 1545 तक ये रहे, फिर 45 के बाद भी कुछ 10 साल तक चला है। इसका बेटा बैठा गद्दी पर, फिर उसका बेटा बैठा, तो लगभग कुछ 55 तक चला है, ठीक है, 55 तक चला है। फिर उसके बाद 55 में, 55 इन द सेंस 55, ठीक है, 1555 में अगेन हुमायूं कहीं से आया, अगेन, ठीक है। और हुमायूं और फिर से इसके जो बेटा था उसके बीच में कुछ लड़ाई वगैरह हुई, है ना। और फिर उसके बाद या इसी के बीच में आई थिंक लड़ाई हुई, ये मरा नहीं था तब, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में जब लड़ाई हुई तो हुमायूं जो था वो अगेन जीत गया, है ना, इसके बेटे से ही आई थिंक हुई थी। तो वो हुमायूं जब जीत गया तो 1555 में यानी 1555 पे अगेन गद्दी पर बैठ गया, इनका वंश खत्म, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कितना, 40 से लेके 55 यानी सिर्फ 15 साल इनका वंश चला, है ना। कौन सा वंश? ये देखो यहाँ पे सूरी अंपायर, यानी सूरवंश कह सकते हैं या सूरी अंपायर भी कह सकते हैं। क्लियर है? किससे शुरू हुआ था? शेरशाह सूरी से, और इनके बेटे पर खत्म हो गया। लगभग 5 साल ये रहे और 10 साल इनका लगभग बेटा रहा होगा। तो यहाँ पर 1555 में यानी 1555 में अगेन हुमायूं बने, और हुमायूं भी केवल 1 साल तक ही रहे, यानी 1556 तक ही रहे। और फिर 1556 में 1556 में अकबर जो था वो बादशाह बना, और अकबर की उम्र महज वहां पे 13 से 14 साल थी जब वो गद्दी पर बैठा। यानी वो इतना ज्यादा मेंटली और इतना ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग था कि वो 13 15 14 15 साल में ही मुगल एम्परर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो एम्परर 1506 में 1605 में, तो लंबे काल तक शासक रहा, लगभग 50 साल तक मान सकते हैं उसको, ठीक है। 4950 तक वो व्हेन सी कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। देखो यहाँ पे जो एक पॉइंट बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो एक तरह से जो पद्धति जो एक तरह से होता है ना, किसी भी ऐसे मान लो जैसे हम, मेरा राज चल रहा है ना, और मैं अपने राज्य को चलाने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन जिन तरीकों से उसको आगे बढ़ा रही हूँ, फिर वही 10 साल बाद कोई राजा बने, रानी बने, और फिर वही मेरा तरीका बार बार फिर से वो उस चीज को दोहराए, तो मैं कहूंगी कि ये मेरे पद्धति के द्वारा चलाया गया काम है। मतलब मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन आपको क्योंकि अच्छा लगा उस टाइम का मेरा काम, इस वजह से आप अपनी पद्धति में वो चीज शामिल कर रहे हो। तो वैसे ही सेम हुआ यहाँ पे कि जो उसने एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से इन्होंने जो लॉन्च किया था, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बोरो किया गया अलाउद्दीन खिलजी से, एंड
efficient administration became the model followed by the great emperor। जो शेरशाह सिंह सूरी का जो मॉडल था वो भी इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और मुगल एम्पायर अकबर ने किया, ठीक है। और उसने पूरी अच्छी तरीके से कंसोलिडेटेड किया। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है एकत्रीकरण, यानी हर एक टेरिटरी को एक जोड़ के रखना, ठीक है, कंसोलिडेटेड। आगे देखिए, चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म होता है ना। आई होप ये वन शॉट रिवीजन था हमारे चैप्टर 3 का। चैप्टर हमारा पूरा खत्म है। कुछ भी क्वेरीज हो आपकी प्लीज मैसेज करिएगा एंड पूछिएगा, तो हम इसके बाद जस्ट एक रिवीजन लेक्चर भी आपके लिए लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।